वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मूल निवासियों का इतिहास कैसा रहा है। मूल निवासी वो लोग होते हैं बेटा जो जिस जगह पर शुरुआत से रहते आए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, उसके पूर्वज भी वहीं पैदा हुए हैं और वो लोग हमेशा से वहीं रहते आए हैं, तो वो वहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। लेकिन कई बार वो अपनी विषयीकरण के कारण, यानी कि जब बाहर के देश के लोग किसी के देश में जाकर बसने लगे, तो उन जो पहले से उस देश में रहते थे उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया और उन्हें बस्तियों में रहने को मजबूर कर दिया गया। इस तरह से वो मूल निवासी विस्थापित होने लगे। यहाँ पर आपको चैप्टर में दे रखा है बेटे कि यूरोप से आए अप्रवासी, इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। दूसरे इलाकों में जब ये लोग चले गए तो इन बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाने लगा। यानी उस जगह पे रहने वाले लोगों को जब दूसरी जगह जाने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो लोग उनके उपनिवेश कहलाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे मूल निवासियों के नाम आएंगे। कुछ पर्टिकुलर आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मूल निवासी थे वो ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल थे, जबकि कनाडा में जो मूल निवासी थे वो सस्कातवेचवान थे और ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोन थे और परामता। तो इस तरह के ये मूल निवासी हैं। इन्हीं का डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए साम्राज्यवाद किस प्रकार से फैला। जितने भी देश थे, जो भी देश थे, वो सब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर अपने उपनिवेश बसाना शुरू किया। जो भी बड़े बड़े देश थे, जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन, यूरोप, ये सब अपने अपने उपनिवेश बसाने के लिए इधर उधर की कंट्रीज़ को ढूंढने लगे। आयरलैंड भी कमलेश इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। यहाँ पे बेटे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मार्क किया, आप देखते जाएं। आयरलैंड इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। जिस तरह से इंग्लैंड का उपनिवेश भारत था, उसी तरह से आयरलैंड भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। और बाकी जो कंट्रीज़ थी, जो भी रिच कंट्रीज़ थी या जिनके पास पावर थी, वो सब भी अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो मुनाफा था। मुनाफे के लिए वो इधर से उधर जाते थे और वहाँ जाकर मूल बाशिंदों को पीछे हटाकर अपना वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित करते थे। इसके अलावा दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने राजनीतिक सत्ता का रूप ले लिया। वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी, इलाकों का विस्तार करना चाहती थी। उन्होंने अपनी प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और कर वसूलते रहे। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ऐसा था जिसको छोड़कर बाकी सब जगह समुद्र तटों पर व्यापार होता था। और देश के अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस जो भी कंट्रीज थी वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ के अंदरूनी इलाके वाले लोग थोड़े पावरफुल थे। लेकिन अफ्रीका में ये आसानी से घुस गए। इसके अलावा एक सेटलर शब्द यहाँ पर आया है बेटा। सेटलर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मार्क करके रखें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट, सेटलर वाला। इसका बहुत बार प्रश्न आया है पेपर में। तो सेटलर क्या है? सेटलर दक्षिण अमेरिका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। यानी सेटलर शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंट्री में इस्तेमाल होता था। दक्षिण अफ्रीका में डच लोग यदि आते थे तो वो वहाँ पर सेटलर बन गए। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स सेटलर बन गए। और अमेरिका और अमेरिका में यूरोप के लोगों के लिए, यानी ये लोग वहाँ आकर बस गए और बाद में वहाँ पर सेटलर कहलाने लगे। और इन उपनिवेशों की भाषा अंग्रेजी ही थी। तो ये देखिए बच्चे, उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे हम। उत्तरी अमेरिका जो है वो कर्क रेखा तक फैला हुआ है। उत्तर ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक फैला हुआ है और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। बेटा ये उत्तरी अमेरिका का फिजिक है कि उत्तर अमेरिका में कैसे कैसे पर्वत है, कैसी कैसी नदी घाटियाँ हैं और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है। उत्तरी अमेरिका के वैसे बेटा 3 भाग हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का। ये तीनों भागों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला है। ओरिजोना नेवाडा की मरुभूमि है, यानी राजस्थानी जैसी भूमि होती है वैसी है। नेवाडा पर्वत भी है इसमें। और इसके अलावा मिसिसिपी, ओहियो और अपलाचिया की पर्वतों की घाटियाँ हैं। ये सब घाटियाँ हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। अगर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका इस तरह से ऊपर है तो उसके नीचे वाले हिस्से में मैक्सिको है। कनाडा में जंगल ज़्यादा है, 40% इलाका जो है इसका वो जंगलों से ढका हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर गेहूँ, मकई, फल, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। इस तरह से उत्तरी अमेरिका का ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जिसे आपको याद कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के ऊपर आते हैं हम।
जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है वो वैसे तो माना जाता है कि 30,000 साल पहले से ही वहाँ पर है, बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैले हुए थे। लेकिन 10,000 साल से पहले से उनके कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ प्रूफ मिलते हैं कि वो वहाँ रहते थे। जैसे कि एक मानव कृति एक तीर की नोक मिली है जो 11,000 साल पुरानी है, जिससे ये पता चलता है कि 11,000 साल पहले वहाँ पर लोग रहते होंगे और वो इन तीरों का इस्तेमाल करते रहते होंगे। लेकिन तब वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी और यहाँ पर अब 5,000 साल पहले से ही यहाँ पर लोग ज़्यादा बसना शुरू हुए और इसका विकास होना शुरू हुआ। यहाँ पर एक शब्द मूल निवासी आया। मूल निवासी का मतलब होता है जो लोग वहाँ पर तभी से रहते आए हों जब से उसकी शुरुआत हुई हो, रहने की शुरुआत हुई हो। जो मूल निवासी वहाँ के थे उत्तरी अमेरिका के, वो लोग समूह बनाकर रहते थे, गाँवों में समूह बनाकर रहते थे, मछली मांस खाते थे और सब्जियाँ उगाते थे। इसके अलावा इसमें एक शब्द आया बेटा बाइसन। बाइसन बहुत बार पेपर में पूछा गया तो आपको याद करना है। बाइसन जंगली भैंसे होते हैं जो कि घास के मैदानों में घूमते रहते थे। इनकी तलाश अक्सर उनको रहती थी क्योंकि वो मांस इत्यादि खाते थे वहाँ के लोग। बाद में इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। घुड़सवारी को भी ये करने लगे, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी। यानी चीज़ों को इकट्ठा कर कर रखना या उन्हें ढेर लगा कर रखना, ये सब चीज़ों का लालच उनमें नहीं था। उन्हें जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती थी वे केवल उतनी ही प्राप्त किया करते थे। बेटा उन्होंने कभी भी खेती को बड़े पैमाने पर करने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ उतना ही उत्पादन करते थे जितना उन्हें चाहिए होता था। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन करते थे। इसके अलावा वो ज़मीन के पीछे पागल भी नहीं थे, यानी कि ज़मीन को बहुत सारी ज़मीन को कैप्चर करना है, ये सब चीज़ें भी वो नहीं करते थे। वो केवल उतनी ही ज़मीन पर अपना काम करते थे जितना कि उन्हें ज़रूरत होता था। इसके अलावा उनका बिहेवियर बहुत दोस्ताना होता था। उपहारों का आदान प्रदान वो बहुत ज़्यादा करते थे। वो अनेक भाषाएं बोलते थे क्योंकि हर कबीले की अपनी एक भाषा होती थी और वो किसी पर भी अपनी भाषा को थोपते नहीं थे। इसके अलावा वो बहुत कुशल कारीगर थे, यानी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते थे, कर सकते थे और धरती को पढ़ना उन्हें खूब आता था। जिस तरह से पढ़े लिखे लोग किताबों को पढ़ लेते हैं, इस तरह धरती के बारे में, प्रकृति के बारे में उन्हें बहुत ही अधिक जानकारी। इसके अलावा जब वहाँ पर यूरोपीय देश पहुँचे अपनी समुद्री यात्राएं करके, तो उन्होंने देखा कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनका जो बिहेवियर है बहुत ही दोस्ताना है। वो लोग उनसे मिलजुल कर व्यवहार करते थे और वहाँ पर सोने की भी प्रचुरता थी। दक्षिण अमेरिका वाले हिस्से में जब वो गए, उत्तरी अमेरिका से नीचे वाले हिस्से में, दक्षिण अमेरिका में तो सोना बहुत पाया जाता था, तो इससे जो यूरोपीय लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने सोचा वहाँ पर वो मछली और रोएदार खाल का व्यापार करेंगे। बाद में उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों को कंबल, लोहे के बर्तन और बंदूकें और शराब दी। शराब की आदत उन मूल निवासियों को उन्हीं यूरोपियों से पड़ी जो लोग वहाँ पर समुद्री यात्राएं कर कर गए थे, और जो समुद्री यात्राएं करके यूरोपीय गए थे वहाँ से उन्होंने जो मूल निवासी थे उनसे तंबाकू की आदत ग्रहण की थी, यानी उनसे तंबाकू खाना उन लोगों ने सीखा। क्योंकि वो ब्राज़ील वगैरह जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ के जंगलों में इस तरह के पेड़ पाए जाते थे, इसलिए तंबाकू खाने की आदत वहाँ के मूल निवासियों को पहले से थी, जो यूरोपीय देशों को पड़ गई जब ये लोग वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए गए। इस तरह बेटा ये मैंने आपको आपके चैप्टर का आधा पार्ट समझा दिया है। इसका अगला पार्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 11th का बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पर मिल जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू।